बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से खेत सारे सूख गए थे, जिससे किसान बहुत हताश थे। इसी गांव में 2 दोस्त थे, किशन और गोपाल। वैसे हमने बहुत दूरी तय कर ली है, अब मैं थक चुका हूँ। अगर कोई रहने की जगह मिलती है तो देख लेना। हाँ, हम पूरे दिन से सफर कर रहे हैं, धूप भी बहुत तेज लग रही है, मैं भी थक गया हूँ। वो देख, उधर कोई वहाँ पर बैठा हुआ है, चल वहाँ चलते हैं। सुनिए, क्या यहाँ पास में कोई रहने की जगह मिल सकती है? भाई साहब सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो कि नहीं? मुझे भला क्यों सुनाई नहीं देगा? आपको यहाँ दूर दूर तक ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी। आप जिसके लिए कह रहे हैं उसके लिए 1 दिन और सफर करना होगा। देखो किशन, मैं तो अब 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हम इसी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। क्या हुआ चाचा? हम जब भी कुछ कहते हैं आप आसमान की तरफ देखने लगते हैं। कोई तकलीफ हो गई है क्या? इसकी बात ही मत करो। इस गांव का हर इंसान तकलीफ से गुजर रहा है बेटा। बरसात को हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, फसल नहीं, अनाज का एक दाना नहीं, भूख प्यास से सब लोग तकलीफ में हैं। अरे ठीक है, आपकी तकलीफ हम दूर करेंगे। हमारे लिए रहने की जगह देखिए। हम सफर करके बहुत थक गए हैं चाचा। ये लीजिए, ये सोने की 1000 मोहरें हैं। इसके बदले आप एक जगह का इंतजाम कर दीजिए। बस रहने की जगह के लिए 1000 मोहरें? बाप रे, मैंने आज से पहले इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। हम आपके गांव वालों को भी ऐसे ही कई सारी मोहरें देंगे, बस आप हमारे रहने और खाने की व्यवस्था कर दीजिए। आज रात हम आराम करके आपसे कल बात करेंगे इस बारे में। चलिए ठीक है साहब, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं किसी बड़े बंगले की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। मामूली सी झोंपड़ी का इंतजाम होगा। क्या आपको ये चलेगा? आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम रह लेंगे। अब जल्दी चलिए, हमें चलकर अब थोड़ा आराम भी करना है। इसके बाद किसान की बताई झोपड़ी में दोनों रुक गए। भोजन करके दोनों वहीं आराम करने लगे। अरे सुन गोपाल, लगता है ये सारे गांव वाले सिर्फ बारिश का ही इंतजार कर रहे हैं। जिस किसी को भी देखो आसमान की तरफ देखकर इंतजार कर रहे हैं बारिश होने का। सही कहा। वैसे हमें पता तो है कि बरसात ना होने पर किसान की क्या हालत होती होगी। बेचारे पूरे 2 साल से बिना बरसात के रह रहे हैं, कितनी तकलीफ झेल रहे होंगे। ये तकलीफ में जी रहे लोगों की हमें सहायता करनी होगी गोपाल। हमारे पास जो भी बचा हुआ पैसा है कल इन गाँव वालों को हम लोग बांट देंगे। जिस चाचा ने हमारे रहने की व्यवस्था की है उनसे कहकर कल गाँव वालों को बुला लेते हैं। अगली सुबह उन्होंने किसान चाचा को बुलाया। चाचा जी, आप गांव वालों के हालात देखकर हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर आप सबको यहाँ आने के लिए कहेंगे, हम जितना हो सके उनकी मदद करेंगे। वैसे आपका नाम क्या है चाचा जी? मेरा नाम राजू है। आप बहुत दयालु हैं। गांव वाले तो निजी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं बेटा। ऐसे में आप उनकी मदद करना चाहेंगे तो मैं मना क्यों करूँगा। मैं अभी उनको बुलाता हूँ। इस तरह उन दोनों ने गांव वालों को उनके पास रहे कुछ पैसे देकर उनकी मदद की। सभी बहुत खुश हो गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो वहाँ मंदिर के पास जो लड़का बैठा है उसे यहाँ बुला लो, उसकी भी मदद कर देंगे। वो आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा, वो लड़का, सोने की मोहर से उसकी तकलीफ कम नहीं होगी। जाने दीजिए, उसे रहने दीजिए। ऐसी क्या बात है? क्या हम नहीं जान सकते हैं? हो सकता है उसकी मदद कर पाए हम। वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक काम करो, आप ही उससे पूछ लो। ठीक है, जब उसे हमारी जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही आ जाएगा। इस तरह उस रात किशन और गोपाल वहीं पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अरे देख, राजू चाचा भोजन की थाली लेकर उसके पास ही जा रहे हैं ना। देखो सोमू, तुम्हें भोजन किए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा खा लो बेटा। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है? मेरे पास रुपए नहीं है, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना। देखो बेटा, समय बहुत ही बलवान होता है। क्या पता कल को तेरे साथ ही कुछ अच्छा हो जाए। तब तक तुझे जिंदा और स्वस्थ तो रहना ही होगा ना बेटा। ले खाना खा ले। ये क्या? उसकी समस्या मेरी समझ के तो बाहर है। चाचा पूछने पर भी नहीं बता रहे। क्या बात हो सकती है ऐसी, बताओ तो। अरे सुनना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल चलकर उनसे ही पूछ लेते हैं। चलो सो जाते हैं। उस रात वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रामनाथ अपनी बेटी कलावती से, देखो बेटा, युवराज ने खुद तुम्हें पसंद किया है और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम मना करोगी तो कैसे चलेगा? मुझे किसी युवराज से शादी नहीं करनी है। मैं ये बात कितनी बार कहूँ, आप समझते क्यों नहीं? तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन ये शादी करनी ही होगी। 1 हफ्ते में युवराज अपने परिवार के साथ शगुन देने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। अब तुम्हारी ऐसी बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे विनती कर रही हूँ पिताजी। ये क्या जिद लगा के रखा है? वो कब से कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी है। ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो युवराज में नहीं है? ऐसे बिगड़े हुए लड़के से आप अपनी बेटी की शादी क्यों कराना चाहते हैं? देखो शांता, तुम भी उसकी तरह बातें करने लग गई हो।
युवराज से शादी करवाने से हमारी बेटी इस राज्य की राजकुमारी बन जाएगी, पता है? ऐसा सौभाग्य हम भला हाथ से कैसे जाने देंगे? चाहे कुछ भी हो, जो रिश्ता उसे मंजूर ही नहीं है वो उसमें कैसे खुश रह सकती है बताइए। इस प्रकार पत्नी और बेटी के शादी के लिए मना करने पर भी रामनाथ कलावती की शादी युवराज से कराने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद अगले दिन सुबह चल उस लड़के के पास चलते हैं, पूछते हैं कि आखिर उस आदमी के उदास होने की क्या वजह हो सकती है। सोमनाथ, हम 2 दिन पहले तुम्हारे इस गांव में आए थे। लगभग सभी गांव वालों की समस्या थोड़ी कम कर दी है और आज हम इस गांव से जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर तुम तुम्हारी उदासी का कारण बता पाओगे तो शायद हम मदद कर पाएं। हाँ, मैंने देखा है आप गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया है, मगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। अब आप जाइए, इतनी जिद अच्छी नहीं है। अब बताओ भी हुआ क्या है? हमें लगता है हम तुम्हारी जरूर मदद कर पाएंगे। तो फिर सुनिए, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, मेरे ज्ञान के बराबर इस गांव में कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए खूबियों से प्रभावित होकर रामनाथ की बेटी मुझे पसंद करने लगी थी। मैं भी कलावती को पसंद करता हूँ, मगर मेरे पास उतना धन नहीं है। इसी वजह से उसके पिता उसकी शादी मुझसे करवाना नहीं चाहते। इस राज्य के महाराज के पुत्र युवराज चंद्र वर्मा ने ही कलावती को पहली नजर में पसंद कर लिया और वो उसी से शादी करना चाहते हैं। और इसी बीच कलावती के पिता रामनाथ ने भी इस शादी के लिए अपनी हामी भर दी है। मैंने सुना है कि 1 हफ्ते में शादी के लिए शगुन भी भेजने वाले हैं वो लोग। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना क्यों उदास हो रहे हो? अगर तुम्हारी कलावती से शादी नहीं होगी तो किसी और सुंदर लड़की से शादी कर लो ना। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो सिर्फ कलावती से शादी करनी है और कलावती भी यही चाहती है। और वैसे भी युवराज भी वैश्वनी है। इसका मतलब पैसों से तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। तो ले जाओ और पैसे उनको जाकर दे दो। उससे लड़की के पिता खुश हो जाएंगे और अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये पहले भी हो सकता था, पर अब युवराज ही कलावती से शादी करना चाहते हैं। उससे धनवान भला कौन ही होगा, आप ही बताओ। अब मैं धन लेकर भी जाऊं तब भी वो नहीं मानेंगे। अब तो बात हाथ से निकल चुकी है। सुन किशन, अब तो हमें यहाँ पर 4 दिन तक रुकना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई चारा नहीं है। तो बताओ हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब एक युवराज ही शादी करना चाहता है तो भला कौन सा पिता अपनी बेटी की शादी किसी आम लड़के से करवाएगा? तो ही सोच के बता जरा। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। देखो सोमनाथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। तुम्हारी शादी कलावती से कराने की जिम्मेदारी हमारी। तब तक तुम जाकर भोजन कर लो और आराम कर लो। इसकी समस्या दूर करने का हमारे पास बस एक ही रास्ता है। और वो क्या है? अब क्या तू युवराज के खिलाफ जाएगा? ऐसा कोई जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है, जान का खतरा होगा, समझा? ऐसा कुछ नहीं है। कलावती के पिता ही युवराज को इस शादी के लिए मना कर दे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। देख, पता है 1 हफ्ते के बाद इसी रास्ते से शादी के लिए शगुन जाएगा। तब हम ये कान में बताने वाली बात थोड़ी ना। शगुन के उपहार के बारे में सोच रहा है तू, पर सोच ले ये सब करना इतना आसान नहीं है। हम दोनों ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब हमें उनका रास्ता रोकना ही पड़ेगा हर हालत में। हम शगुन चुरा लेंगे और फिर से शगुन भेजेंगे तो इससे शादी कैसे रुकने वाली है, बता जरा। उसके लिए मैंने पहले से कुछ सोच रखा है, वो सब मैं संभाल लूंगा। पहले हमें युवराज के पास चलना होगा। और ये क्या? हम युवराज के पास जाएंगे? पर कैसे? हमें चुपके से जाकर इस बात का पता लगाना है कि वो शगुन देकर किस दिन भेज रहे हैं और कुछ नहीं। इसके बाद वो दोनों राजधानी पहुंच जाते हैं। युवराज अपने कक्ष में बैठे थे। तो सेनाध्यक्ष जी, आपको तो पता ही है, कल सवेरे हमें शिकार पर जाना है। सारी तैयारियां कर लीजिए। पर युवराज, आप तो 2 दिन पहले ही शिकार पर गए थे ना। कुछ दिनों के विराम के बाद जाओगे तो सही होगा। जब मेरी मर्जी होगी तब जाऊंगा। आप मुझे रोक पाओगे? ऐसी बात नहीं है युवराज, दरअसल महाराज ने मुझे काम दिए हैं, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा, इसलिए बस कह रहा था कि कुछ दिनों तक इसको टाल दे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं चलोगे तो मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा? मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा आप कहो युवराज, पर आप अकेले मत जाइएगा। मैं आपकी रक्षा के लिए सैनिकों को साथ में भेजता हूँ। देखो, जो करना है करो, पर कल सुबह शिकार पर जाना तय है। अगली सुबह युवराज शिकार के लिए निकल जाते हैं। युवराज के हर कदम पर लगातार नजर गड़ाए रहते हैं गोपाल और किशन। अरे किशन, देख, लगता है युवराज शिकार के लिए निकल रहा है ना, और साथ में उनकी रक्षा के लिए 3 सैनिक भी जा रहे हैं। हम उनका पीछा करते हैं, चलो। ठीक है चल। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तू करने क्या वाला है। युवराज जैसे ही शिकार पर जाते हैं, गोपाल और किशन उनका पीछा करते हैं। युवराज, आप थोड़ा धीमी गति चलिएगा, हमें आपका अनुसरण करने में दिक्कत हो रही है। तो तुम अपनी गति बढ़ाओ ना, मैं इससे और धीमे नहीं चल सकता, पहले बता देता हूँ। इस मुर्ग की रक्षा के लिए हो रहा हूँ मैं, पता नहीं मैं जिंदा लौटूंगा भी या नहीं। ए भगवान, रक्षा करना मेरी। इतने में उन्हें अचानक से बाघ के गरजने की आवाज आती है। वो सुनकर सैनिक इधर उधर हो जाते हैं और युवराज अकेला रह जाते हैं, पर वो बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। ये क्या युवराज की रक्षा करेंगे? बाघ की आवाज सुनते ही सभी यहाँ से तो भाग खड़े हुए। खैर कोई ना, चल जल्दी चल, युवराज आगे बढ़ रहा है। संभल कर ही रहना किशन, ये इलाका बाघ का है, हमें सतर्क रहना होगा वरना बाघ के शिकार हो जाएंगे।
ये युवराज तो मुझे एकदम पागल लगता है। देखना, फिर से बाघ के गरजने की आवाज आई है। ऐसा होता है कि वो बाघ युवराज का पीछा करता है। अरे ये बाघ तो मेरा पीछा कर रहा है, पीछे से हमला करना चाहता है क्या? बाप रे, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ गए सर, मुझे इससे कौन बचाएगा अब? गोपाल तू पीछे जाकर उस पेड़ पर चढ़ जा जल्दी से। मैं उस बाघ का रास्ता बदलता हूँ, ठीक है? युवराज के पेड़ के पास आते ही युवराज को ऊपर अपनी ओर खींच लेना। अब जल्दी जा। ऐसे पीछा करते हुए बाघ की नजर किशन पर जाती है। किशन उस पर हमला करने वाला होता है। अब वो किशन का पीछा करने लगता है। उसी समय गोपाल ने युवराज को पेड़ पर खींच लिया। वो सामने उस पेड़ पर चढ़कर मैं अपनी जान बचा लेता हूँ। थोड़ी देर बाद गोपाल भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बच गया, बाघ तो चला गया। अब मुझे गोपाल के पास जाना होगा। अरे गोपाल, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा था तू उस वक्त उस बाग से कैसे निकलेगा, मुझे तो बहुत डर लग गया था। खैर छोड़, तू ठीक तो है ना? तुम दोनों ने बड़ी बहादुरी दिखाई और मुझे इस बाग से बचा लिया, धन्यवाद। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अब से तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो। ये क्या युवराज, हम जैसे साधारण आदमी को आप दोस्त कह रहे हैं? बड़ी आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? जो सैनिक मेरी रक्षा के लिए आए थे, बाघ को देखते ही वो भाग गए। अनजान होकर भी तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम जैसों का दोस्त बनना मेरा सौभाग्य है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वैसे हम राजधानी जा रहे थे कुछ काम ढूंढने के लिए, और रास्ते में ये सब हो गया। अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब से तुम दोनों मेरे ही साथ रहोगे। चलो हम राजधानी चलते हैं। वो दोनों युवराज के दोस्त बनकर राजधानी के लिए निकल पड़ते हैं। सुन, हम तो ये पता लगाने आए थे कि वो लोग शगुन कब भेजेंगे। ये तो कुछ और ही हो गया। ये तो और ही अच्छा हुआ है ना, अब अपना काम और आसान हो जाएगा। इसके 2 दिनों के बाद युवराज तय करते हैं कि वो कलावती के घर शगुन का उपहार भेजेंगे। देखिए, तुम जल्दी ये सारे उपहार साथ में ले जाकर मेरी होने वाली पत्नी को ये कह देना कि ये मैंने ही भेजे। क्या युवराज, आप कुछ उपहार की बात कर रहे हैं? क्या आप ये उपहार होने वाली पत्नी के लिए भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये कीमती उपहार है। अगर सैनिकों के आड़े आकर किसी ने चुरा लिए तो क्या होगा युवराज? देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि ये जो सैनिक बाघ को देखकर भागे, ये चोरों से भी तो डर सकते हैं ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तब हम क्या करें बताओ? युवराज, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर ये उपहार होने वाली युवरानी को दे आते हैं। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया। अगर तुम दोनों ये उपहार ले जाओगे तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। जल्दी सारे उपहार ले जाओ, ठीक है? फिर वो दोनों शगुन के लिए उपहार लेकर निकल पड़ते हैं। सुनो किशन, जिन उपहारों को हम चुराना चाहते थे, सोचा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मिल जाएंगे। तो फिर ये बताओ गोपाल कि इन उपहारों का क्या करने वाले हैं? अच्छा देख, इन्हें हम सीधे राजू चाचा के घर में रख कर वापस हम दोनों राजधानी लौट आएंगे। वो दोनों उन सारे उपहार को राजू चाचा के यहाँ रखवा देते हैं और वापस राजधानी लौटकर युवराज से कहते हैं कि उन्होंने रामनाथ तक सब पहुँचा दिया है। इसके कुछ दिनों बाद रामनाथ राजधानी आता है। अरे होने वाले ससुर जी, आप यहाँ? अरे एक अच्छा मुहूर्त निकालने वाला था, सोचा कि एक बार महाराज से बात कर लेता हूँ। अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब है कि कलावती से शादी होने ही वाली है। वैसे आपको मेरे भेजे उपहार मिल गए ना? कैसे लगे आपको? बहुत पैसे खर्च करके खास बनवाए थे। कैसे उपहार? हमें तो कोई भी उपहार नहीं मिले। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है क्या? क्या कहा? मैंने अपने दोस्तों के हाथों आपको उपहार भिजवाए थे। गोपाल क्या हुआ, मैंने दिए उपहार तुमने इन्हें दिए ही नहीं क्या? बिल्कुल दिए हैं युवराज। इन रामनाथ जी ने ही तो अपने हाथों से उपहार लिए थे, हमारे सामने ही उसे खोलकर उनकी तारीफ भी की थी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब से पहले मैंने इन दोनों को कभी देखा ही नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं ये कौन है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, आप इन्हें कुछ भी मत कहिए। इन दोनों पे मैं अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। इन दोनों ने मेरी जान बचाई है। इतना ही नहीं, दोनों मेरे शुभ चिंतक भी है। उन दोनों पर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच तो ये है कि आपने अभी तक कुछ भेजा ही नहीं है युवराज। मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कैसे की? हाँ युवराज, आप रुक जाइए, वो आपके होने वाले ससुर जी हैं। छी, ऐसा इंसान मेरे ससुर बनने के लायक नहीं। अब मैं इनकी बेटी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। चले जाओ यहाँ से। इतने अपमान के बाद मैं यहाँ क्यों ही रहूंगा बताओ? मेरी बेटी के लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगा मैं, तुम देखते रहना। चलता हूँ अब। इस तरह युवराज और कलावती की शादी टूट जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद गोपाल और किशन वापस राजू चाचा के पास आते हैं। उनके पास आकर वो दोनों कहते हैं, सोमनाथ, अब जल्दी ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये लो,
सारे उपहार अब साथ लेकर जाओ। हमने तुम्हारे बारे में युवराज से भी बात की है। तुम राजधानी चले जाना, तुम्हें अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी वहाँ पर। हम जानते हैं हमने जो किया है वो गलत किया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कलावती बिना मन के शादी करके आजीवन दुखी रहे। पैसों की वजह से एक प्रेमी जोड़ा नया बिछड़े, इसलिए हमने ये किया। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपका ये उपकार कैसे लौटाऊं। कलावती और मुझे मिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसने वो सारे पैसे और गहने कलावती के पिता को दिए और उससे शादी कर ली। अब यहाँ अपना काम तो हो गया है, तो चलो दोस्त हम अपने अगले सफर के लिए निकलते हैं।